चलो अब आज वाली क्लास का टास्क है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया उसकी डिस्कशन। तो अब जो मेन फोकस रखना आज वाली क्लास में वो एग्जैक्टली हर क्वेश्चन को कैसे सोचना चाहिए था उस समय, उसको देखने पे रखना। बीच में कई क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इजी थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे कि ये वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स थे। ऐसे भी होने थे और बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होने थे जहाँ पे कि स्ट्रगल हो। जैसे अब जब मैंने इसकी डिस्कशन बनाई ना, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस में गलती भी थी, तो उसको भी नोटिस करना, उनको करेक्ट करके अब मुझे अपने मार्क्स फिर से भेजना साथ साथ। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन था एक्चुअली ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हम लोग को दिख भी रहा था। अब इस क्वेश्चन की टर्म को पढ़ते ही डायरेक्टली मेरे माइंड में आना चाहिए था कि जब मैं अब यहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे क्या देखना चाहिए था कि ऑप्शंस में पूछा क्या गया है। तो मैंने हर एक ऑप्शन में देखा कि वो इवन ऑड की कहानी पे चल रहे हैं। तो जो साइन एक्स अपॉन 3 माइनस मॉड एक्स है, इसके बारे में सोचो। देखो मैंने इतने कंपोनेंट को नोटिस करा कि ये तो एक ऑड फंक्शन है। मॉडलस एक्स डायरेक्टली एक्स को माइनस एक्स डालो सेम आंसर देता है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। साइन एक्स ऊपर वाला एक्स को माइनस एक्स करने पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 0 -1 से 1 तक। और जो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस मॉड एक्स है वो पॉजिटिव था। मतलब काम की बात ये कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको मार्क्स बांटे थे। दिस वॉज वेरी सिंपल, डायरेक्टली इसका ऑप्शन बन गया सी, वही हमें गिवन था। तो ये बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन में भी अगर रिकॉल करो तो अंडरस्टैंडिंग हम जानते थे, हम क्लियरली जानते थे कि हमें इसको कैसे बोलना चाहिए। देखो इसमें जब ये टर्म गिवन है -3π/2 से -π/2, इसको पढ़ के मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की नहीं करता। याद रखना, इन सब बातों को बोला करो। मेरे मन में आता कि एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया, क्या करा, कैसे सोचा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। तो मुझे दिखता भाई क्यों करा -π, और अंदर देखो पूरी खिचड़ी बनाई हुई है x + π cos x + 3π। तो मेरे मन में क्लैरिटी में थॉट आना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पे इस x + π को t डालता हूँ तो मुझे दिखता है कि दो फायदे हैं। x + π को t डालते ही जो इसकी लिमिट्स थी वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गई -π/2 से π/2। बहुत सिंपल। देखो x को डाला हमने -3π/2 तो वो बन गया, फटाफट ये करना चाहिए था। ऐसे ही करते ये बन गया t³। x + π t है तो ये बन गया cos² t dt। अब जो t³ है वो एक ऑड फंक्शन है, -a से a तक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, तो अकेला cos² t बचा इंटीग्रेट करना। सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। और वो कैसा फंक्शन है? इवन। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 cos² t बन गया, विच इज 1 + cos 2t होल डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 काट दो, सिंपली अब cos 2t को इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता? sin 2t/2। इस लिमिट पे वो 0 हो जाता, सिंपली π/2 आंसर आ गया। तो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल, पर हमें ऐसे ही बोलना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है और ये इसी बात को रिकॉल करने के लिए दिया था कि इसमें ये पकड़ो कि एक, जैसे मैंने क्लास में बोला है कि देखो ये सोचो कि ये दीवार है, ये 0 से 1 लिमिट है, दूसरी लिमिट क्या है? a - 1 से a। इन दोनों की आपस में जोड़ी नहीं बन रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं ऐसे लिखता कि ये a - 1 से a है, दिस इज e की पावर -t, t - a - 1। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे माइंड में जो पहली बात आती वो ये थी कि इसकी लिमिट्स को ठीक करो, इसकी लिमिट्स को 0 से 1 बनाओ। पहले दीवारें सेम होंगी तब हम आपस में कंपेयर कर पाएंगे, जैसे मैंने कई बार बोला है उन क्वेश्चंस में जो हमने क्लास में करे। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक नया वेरिएबल बनाया t, जो कि a - 1 + k हो जाए। क्यों करा ऐसा? क्योंकि जब मैं t को लिखूंगा यहाँ पे a - 1 तो देखो k 0 आ जाएगा, जब मैं t को लिखूंगा a तो k 1 आ जाएगा, और उसकी लिमिट्स एग्जैक्टली वही बन जाएंगी जो कि s की लिमिट्स हैं, वो मुझे चाहिए। dt बराबर हो गया dk के, ये बन गई टर्म। सिंपली i कितना बन गया? 0 से 1। जहाँ पे t है वहाँ पे डाला मैंने a - 1 + k, तो दिस वुड बिकम e की पावर माइनस ऑफ a - 1 विच इज़ अ कांस्टेंट, तो 1 - a लिख लो उसको, e की पावर -k। नीचे t की जगह लिखा मैंने a - 1 + k, तो दिस वुड गिव अस सिंपली a कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा k - 2 dk। पर अभी बात बनी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर 1 - a तो कांस्टेंट है, तो हमने बाहर निकाल लिया। अब ये बनाने के बाद हमने इसमें फिर से अप्लाई करनी थी प्रॉपर्टी 0 से a वाली। तो जैसे इसमें k की जगह 1 - k लिखते तो डायरेक्टली ये वही टर्म बन जाती जो हम लोग चाहते हैं बनाना, और ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, पर ये होना भी चाहिए था।
इसका सी बनता होगा ऑप्शन, और ये होना चाहिए था सॉल्व, करा होगा इसको साथ साथ। ये भी मुझे पसंद है, इसमें ये भी मैंने क्लास में इस तरह के भी कराए हैं, ये भी हो सकता है कराया हो डायरेक्टली। इस वाले में अब देखो जो काम की बात थी वो ये कि इसमें हमें एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि ए और बी को सॉल्व करो, कहीं बोला है? मुझे बोला, मैं ऑप्शंस को पढ़ता कि ये ए है बी है, मैंने सोचा अच्छा ठीक है ये ए है बी है, मुझे क्या करना है कि मुझे इन 4 ऑप्शंस में से जो जो करेक्ट है उसको मार्क करना था। अब मैं ऑप्शंस पे गया, ऑप्शंस में गया तो मैंने ए ऑप्शन में देखा ए प्लस बी के बारे में बात करी, बी में भी ए प्लस बी के बारे में बात करी, सी में भी ए प्लस बी के बारे में बात करी, तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ए प्लस बी तो बनाना पड़ेगा। तो अब जब मैं ए प्लस बी बनाने जाऊंगा, देखो बहुत तरीके थे, कैसे गेम प्ले करते हो पूरी तरह हमारे हाथ में था, पर चलो देखते हैं। जो ए था वो था सिंपली ई की पावर -1 से लेके tan x तक, टी डी टी अपॉन, ये क्लास में कराया हुआ वैसे, पर चलो। जो बी था वो था ई की पावर -1 से लेके cot x तक, और अंदर जो टर्म है वो डिफरेंट है। तो अब मेरे माइंड में आता कि क्या मैं इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूं, तो टाइम बर्बाद होगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेरे मन में आया कि अगर मैं इस वाले पार्ट में, देखो और ऐसा क्यों करूंगा, इस वाले पार्ट में अगर मैं t को 1/k डाल दूं, सेकेंड वाले पार्ट में b में, तो उससे dt बराबर हो जाता -1/k² dk के। और इसका बेनिफिट क्या है, ये एक ऐसा करने पे इसमें नोटिस करो कि जो t है वो कितना बना 1/k, तो ये बन जाता सिंपली 1/k होके k, यहाँ पे आ जाता k² + 1/k², और साथ में यहाँ पे -1/k² आ गया उसकी वजह से, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये टर्म सेम बन गई जो कि a की टर्म थी। और यहाँ पे t को 1/k डाल के ये बन गया e, यहाँ पे बन गया सिंपली 1/cot x विच इज tan x, और साथ में एक बाहर माइनस साइन आ गया, माइनस साइन से एडजस्ट होकर लिमिट्स घूम गई, तो एक्चुअली b बराबर हो गया tan x से लेके e तक k/1 + k² dk। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला मेन काम। अब क्वेश्चन क्या बना, a + b, 1/e से लेके tan x, फिर आगे tan x से लेके e, सेम टर्म का इंटीग्रेशन है। देखो t dt अपॉन 1 + t² इज सेम एज k dk अपॉन 1 + k², पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो a + b जो है वो हमें समझ में आ गया कि वो 1/e से लेके e तक सिंपली t अपॉन 1 + t² dt। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अब ये बेकार है, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ये आ गया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे करो, ये हो गया log ऑफ 1 + t² और बाहर हाफ, सिंपली उसकी लिमिट डालो, उसका ऑप्शन मैच कर जाता। अब a + b अगर हमेशा अगर 1 आ रहा है तो π/4 पे भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये थी एक टेक्निक कि मैं एक्चुअली इसको सॉल्व कर लूँ और उससे बात बन जाती। अब इसी में देखो a = b नहीं आ रहा, वो हमें यहीं से वेरीफाई हो गया कि a और b अलग अलग हैं। अब इसी में एक तरीका वैसे और भी था, जस्ट टेलिंग, सोचना इसको ऐसे, जो a + b है, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे मैं a + b को लिख के, याद रखना कई क्वेश्चन में मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या करना फास्ट होगा, रूल क्या है, क्या करना फास्ट होगा। मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता था विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर देखो मैं a को नहीं करता, मैं b को नहीं करता, मैं a + b का डेरिवेटिव निकालता। अगर a + b का डेरिवेटिव अगर मान लो मिला के अगर 0 आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 0 आता होगा। a + b का डेरिवेटिव अगर 0 आता है, इसका मतलब a + b कांस्टेंट है, तो अगर a + b कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन किसी भी वैल्यू के लिए निकालो सेम आ जाएगा। तो मैं x को डाल देता π/4, तो π/4 डालते, फिर इन दोनों को ऐड करा लेते, फिर वो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, तो भी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो a + b ऐसे का क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है, वो IIT में भी आया हुआ है, वो जो 0 से sin² x sin इनवर्स √t वो वाला। तो इसका ऑप्शन a और b दोनों करेक्ट थे, और इसको सोचते ऐसे। ये था इंटरेस्टिंग पर स्किलफुल। अब देखो इसका स्किल मैंने कराया हुआ है, ये यही होगा आपके साथ एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो। वहां जाके नए सवाल को पढ़ के हमारा दिमाग घूम जाता है, हमें लगता है कि एग्जामिनर ने कुछ नया निकाल लिया। उसी बात को जिस दिन ओवरकम कर लोगे ना, समझो अपना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रुकेगा। बेड़ा गर्क क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है कि एग्जामिनर ने कुछ ऐसा नया निकाल दिया, नई डेफिनेट निकाल दी, नई इंडेफिनेट निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हमें पता है ना उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं डालते वो।
पर वो ऐसे स्किलफुली प्ले करते हैं, वो हमारे साथ प्ले करते हैं, हमने भी प्लेफुली समझना है उस बात को। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, किसी ने मुझे टर्म क्या दी कि fx ऑड फंक्शन है, gx कोई इवन फंक्शन है, तो हमने कहा बड़ी खुशी हुई सुन के। अब g ऑफ x हमें गिवन है कि f ऑफ x प्लस 5 है, यहां तक हमें कोई उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। हमारी यूटिलिटी क्या है भाई, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से सही को मार्क करो। अब मैं ऑप्शंस पे गया डायरेक्टली। पहला ऑप्शन कहता है कि f ऑफ x माइनस 5 gx है, तो अब मैंने वो बनाने की कोशिश करी कि मैं कैसे बनाऊं। तो अब यहां पे gx मुझे पता है कि f ऑफ x प्लस 5 है, तो मुझे f ऑफ x माइनस 5 बनाने की कोशिश करनी है। मैं कैसे बनाऊं f ऑफ x माइनस 5? तो मैंने एक बात नोटिस करी कि जो g ऑफ माइनस x होगा, g ऑफ अगर मैं x की जगह माइनस x डालूंगा तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस x प्लस 5 विच इज f ऑफ 5 माइनस x होगा। तो g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस x। सीधी सादी बात, x को माइनस x डाल दिया, पर gx तो मुझे दिया गया कि इवन फंक्शन है, तो g ऑफ माइनस x कितना होगा, gx। तो f ऑफ 5 माइनस x एक्चुअली बराबर हो गया f ऑफ x प्लस 5 के। तो यहां तक तो बात बनी, पर fx बेचारा खुद कैसा है, ऑड फंक्शन। तो f ऑफ 3 निकालो तो वो f ऑफ माइनस 3 का नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दिया गया है कि fx ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ 5 माइनस x वुड बी माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 5, दिस वुड बी gx। तो इसका मतलब जो f ऑफ x माइनस 5 है दैट वुड बी माइनस gx। डायरेक्टली मेरा जो b ऑप्शन है वो प्लेट में आ गया मेरे सामने। ये था इसमें पहला काम। अब हमें इसके बाद उन्होंने क्या करा, 0 से 5 तक ft/dt बनाया। डी ऑप्शन में भी मैंने देखा वो भी 0 से 5 ft/dt है। तो मेरे माइंड में क्लियरली थॉट आया कि अच्छा अब मुझे 0 से 5 तक ft बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे f ऑफ x प्लस 5 है, पर मुझे f ऑफ t चाहिए, तो मैंने x प्लस 5 का नाम t रख लिया। तो g के अंदर क्या बन गया, सिंपली t माइनस 5। x प्लस 5 को t लोगे तो x हो जाएगा t माइनस 5। तो अब मुझे पता है कि जो f ऑफ t है दिस इज g ऑफ t माइनस 5 dt मतलब इंटीग्रेशन बाई चांस लिखा गया। तो 0 से 5 ft/dt करो, मतलब 0 से 5 g ऑफ t माइनस 5 करा, पर g कैसा फंक्शन है, इवन। तो g ऑफ t माइनस 5 करो या g ऑफ 5 माइनस t करो, सेम आंसर है। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है। तो इसलिए डायरेक्टली इसका ऑप्शन बन गया दूसरा c। तो 0 से 5 ft/dt is same as 0 से 5 g of t minus 5, g of t minus 5 is same as g of 5 minus t। इसका ऑप्शन बन गया C। ये इजी था, पर क्यों नहीं हुआ होगा अगर नहीं हुआ टेस्ट में, क्योंकि लैंग्वेज न्यू थी। हम नई लैंग्वेज देख के पैनिक हो जाते हैं, उसी चीज को ओवरकम करना ही एक्चुअली सारा मैजिक है। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। इसमें देखो अब सारी गेम क्या थी कि हमें ये तो गिवन है कि √π/2 है। इसमें जो ये वाला पार्ट था इसमें e की पावर -2x² है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ e की पावर -√2x का स्क्वायर dx, पहले इसको चेक करने के लिए। अब √2x का नाम रख लिया t, तो वहाँ से dx कितना आ गया, dt/√2, ये बन गई टर्म। तो सिंपली ये बन गया, बाकी तो 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा, e की पावर -t² dt और बाहर आ जाएगा 1/√2। तो अब ये तो मुझे गिवन है, ये कितना है, √π/2, तो मेरा आंसर बना √π/2√2, पर जो ए ऑप्शन है वो √π/√2 है, तो ए ऑप्शन गलत है। अब मैं गया बी पे, बी में कुछ काम ही नहीं था और हमें ये पता था, मैंने क्लास में कराया हुआ इसका बी वाला पार्ट। आपको दिखना चाहिए था कि डायरेक्टली ये टर्म इंटीग्रेट हो रही है, अगर नहीं दिखा तो हमने गलती करी, हमारी तैयारी नहीं सही। तो पता है मतलब जब टेस्ट देते हो ना तो हमें समझ में आता है कि हम कितने पानी में, तब हमें समझ में आता है कि हमने कुछ पढ़ा भी है कि हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में मैं x² को t डालता, क्यों करता, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये x dx हो जाएगा dt। देखो इसको करा डिफरेंशिएट तो 2x dx वुड बिकम dt, x dx तो हो गया dt का हाफ, मेरी टर्म बन गई सिंपली 0 से लेके इन्फिनिटी, लिमिट चेंज करोगे सेम आ रही है, तो वो टर्म उड़ गई, ये आ गया e माइनस टी dt, e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी को इंटीग्रेट कर लो, वो आ गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी, लिमिट डालो वो सिंपली 0 पे ही आंसर आएगा उसका, बाकी 0 हो जाएगा विच इज़ 1 और बाहर हाफ, तो उसका आंसर 1/2 ठीक है। अब इस वाले पार्ट को भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, पता ही क्या 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 कराया था क्लास में, इसको तोड़ना सिखाया था कि इस वाले पार्ट को हमें ऐसे ब्रेक करना चाहिए था। इसमें x को लेना चाहिए था फर्स्ट फंक्शन और x इंटू ई की पावर -x² को लेना चाहिए था सेकेंड फंक्शन, और इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना था।
तो इसका जो ये वाला पार्ट है सी और डी, उसमें जो काम की बात थी वो रिकॉल करो कि मैंने ये सवाल क्लास में कराया था, इससे बेटर भी कराए हैं, असाइनमेंट में भी थे। तो ये उसी का ही बस एक और एग्जाम्पल था। अगर इसमें गलती करिए तो उसको अपने आप ख़त्म करो, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने टेस्ट में भी डाला था, अदरवाइज़ भी हमें ये पता है, और ये आईआईटी में आया भी हुआ है। जब मैंने इसका वाई डैश निकाला ऑफ जिस पॉइंट पे भी, तो जो कॉस एक्स था वो इंटीग्रेशन से बाहर आना चाहिए था। याद है इसमें यूवी रूल लगता, तो कॉस एक्स के साथ हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, कॉस एक्स बाहर आता और अब इस अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करा, तो रूट जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर डाला, तो वो आ गया कॉस एक्स अपॉन सिंपली 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, प्लस फिर अब कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करा विच इज़ माइनस साइन एक्स इंटू पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके एक्स स्क्वायर तक, और ये पूरी टर्म डी थीटा लिखी हुई है। अब ये मैंने देखो ये इसको मैंने अब ये मुझे लगा कि मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहिए, करना पड़ सकता है, हम लोग को क्या पता करना पड़ता, पर अब मैंने एग्जामिनर को देखा कि उसने एट एक्स इज इक्वल टू पाई बोला है, पाई पे तो साइन पाई 0 हो जाता है, तो फिर ये तो 0 हो जाना है पूरा, तो मैं इंटीग्रेट क्यों करूँ। तो साइन पाई 0 है तो साथ वाला कुछ मर्जी कर ले, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पे तो 0 ही हो जाएगा ना, तो उसको फेंक दो। अब x को डालो पाई, तो ये क्या बन गया 2 पाई, ये क्या बना 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई, साइन स्क्वायर पाई 0, तो और कॉस पाई इज -1, ये हो गया 1 इंटू 2 पाई और बाय 1, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई। तो लैम्डा पाई पूछा हुआ तो लैम्डा 2 आ गया। ये था इसमें अपने आप बोलने वाला काम। ये समझो, इट इज ऑल टोटली अपॉन यू, डोंट थिंक अबाउट आईआईटी, थिंक ओनली अबाउट दिस कि मेरा ये क्वेश्चन होना चाहिए था, मुझे सर ने सिखाया था, मुझे ये बात बोलनी बताई गई है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कंपटीशन की देखो ये भी रूल है, इस पे बुक्स हैं। जब हम ना केवल विनिंग के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो हम विनिंग तक नहीं पहुंचते, हम हर समय उसकी ड्रीमिंग में फंसे रहते हैं। मत सोचो। किसी भी एंटरप्रेन्योर ने या किसी ने भी जिन्होंने जो सक्सेसफुल हुए ना, उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए काम नहीं करा, ऐसे कोई नहीं होता, उन्होंने वो काम ठीक से करा जो उनके हाथ में था। तो उस पॉइंट को पकड़ो, जो भी काम करो वो काम ठीक से करो। अब डेफिनेट करी तो डेफिनेट ठीक से आनी चाहिए, सिंपल सा टास्क है अपना। ये मैजिक मुझे देखते ही देखो, मैंने बताया था कि इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, बाहर 1/n क्रिएट करेंगे। तो मैंने मान लो इसमें से एक टर्म में से n बाहर कॉमन ले लिया, मतलब मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत तेज लिखता हूँ, मुझे दिखता है ये 1 + 1/n, ये 1 + 2/n, तो ये सब बकवास, डायरेक्टली ये 0 से 1 dx अपॉन 1 + x का रूट बन जाता। ये करना था मुझे इस क्वेश्चन में, इसके बाद तो इसका इंटीग्रेशन ही है, इसको मैंने बताया हुआ है कि कैसे डील करना है। तो दिस वॉज जस्ट अनदर एग्जाम्पल। ये मुझे पसंद है, और क्यों पसंद है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पहला अच्छा काम था वो ये कि पहले इसको ठीक करना था। जो f ऑफ x माइनस टी है वो मुझे नहीं आता, वो क्या है, मुझे कैसे आएगा f ऑफ x माइनस टी, इसको मैं डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सक रहा। तो इसमें पहला काम था 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। क्या सुना, पहला काम था इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। क्यों करना, अब देखो ये a है, जो ये x लिखा हुआ है ये a है, तो ये बन गया e की पावर माइनस ऑफ x माइनस टी, वो बन गया सिंपली e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर टी डी टी, और यहाँ पे f के अंदर जहाँ पे t है उस t की जगह आ जाता x माइनस टी, वो सिंपली e की पावर t बन जाता, f ऑफ टी डी टी, ये बन जाना था इस क्वेश्चन में। तो जो fx था वो आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू 0 से x तक e की पावर t f टी डी टी। तो हमने इस क्वेश्चन में जो पहला काम करना था वो एक्चुअली ये था, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। अब इसको करते, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूं इंटीग्रेशन, उसके लिए तो मुझे कुछ बताओ तो सही, मैं इंटीग्रेट तो कर नहीं पा रहा इसको, fx मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैंने इसको करा डिफरेंशिएट, ये आ गया 2x, इसमें लगेगा यूवी रूल, e की पावर माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव दूसरे वाले का, वो आ जाता, मतलब ये दूसरे वाला तो हमने कर ही लिया खैर पहले, तो ये हो जाता इसका डेरिवेटिव, इसको छोड़ो, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव विच इज माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू ये इंटीग्रेशन एज इट इज 0 से x तक ये पूरी टर्म एज इट इज। पर अभी मेरे पास fx नहीं आया,
तो जो एफ डैश एक्स है वो समझ में आता है कि वो हो गया 2x प्लस यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया, साथ में अकेला क्या आ गया था, दिस इज एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स, फिर आगे माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू वो इंटीग्रेशन वाली टर्म। अब वो मुझे नहीं आ रही, तो मैं इससे एक स्टेप ऊपर गया, मुझे देखा कि जो ये टर्म जो मेरी फंस रही है, ये टर्म जो मेरी ब्लॉक हो रही है, ये टर्म अगर नोटिस करो तो ये एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर थी, तो यहाँ पे आगे माइनस मैंने एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखना था, ये एफ एक्स और एफ एक्स कैंसिल हो गए, ये बन गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करो, एफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये था एफ एक्स। अब एफ एक्स एफ ऑफ 0 निकालो, ओरली एफ ऑफ 0 निकालो तो 0 प्लस 0 से 0 0 हो गया, तो सी आ गया 0। तो एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 केवल एक्स क्यूब के नीचे, उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल बेकार है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 4/12, उसमें एक्स को डाल दो 1, डायरेक्टली अपना आंसर आ रहा होगा, ये डी बनता होगा। पर इस क्वेश्चन में काम की बात थी, अगर इसको मिस कर गए ना तो अभी हम लोग कॉन्फिडेंस में फंसते हैं। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब मैंने बता दिया है ना, अगर सही में सिलेक्ट होना चाहते हो इसको अभी भी अपने हाथ से निकाल के देखो, खुद सॉल्व करो। जब ये खुद सॉल्व करोगे ना तो योर अंडरस्टैंडिंग विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली मेरा पैटर्न राइट कैसे होगा, लिख के होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। क्यों था इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग इसलिए था कि एक तरीके से देखो तो ये मॉड ऑफ समथिंग, मॉड ऑफ टी अपॉन टी लिखा हुआ है, तो इस टर्म का आंसर या 1 है या -1 है। वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जो टी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जो 3x है, सोचो उसको जरा, जब तो x है पॉजिटिव, वैसे तो यहाँ पे -10 से 0 है तो x पॉजिटिव है ही नहीं, जो जिंट x है वो x के नेगेटिव होते ही नेगेटिव है। जो 2 जिंट x जो इसका न्यूमरेटर है वो मैंने देखा कि वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, -10 से 0 के बीच में जिंट x इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सारी कहानी इस बात पे डिपेंड कर गई कि जो ये 3x माइनस जिंट x है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, ये रह गई यहाँ पे सारी बात ना। तो अब जिंट x -1 से 0 के बीच में जिंट x ऐसा होता है, -1 से 0 के बीच में जिंट x ऐसा होता है। 3x कैसा होता है, ऐसी लाइन होती है। ओरली x में x को -1 डालो तो 3x हो जाता है -3, मतलब ये नीचे हो जाएगा, 3x की लाइन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद 3x नीचे ही रहेगा, 3x वुड बी लेस देन जिंट x। तो लेकिन इतने इंटरवल में जो 3x है वो कभी जिंट x से ज़्यादा भी है, मतलब 3x माइनस जिंट x का आंसर किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक 3x माइनस जिंट x का आंसर पॉजिटिव होगा, उसके बाद हमेशा नेगेटिव होगा। अब वो पॉइंट कौन सा होगा? देखो इस पॉइंट पे जिंट x का आंसर कितना है, -1, तो मैंने 3x को इक्वल टू -1 डाल दिया, वहाँ से x कितना आ गया, -1/3। इसका मतलब -1/3 के x होने तक, x के -1/3 होने तक 3x माइनस जिंट x पॉजिटिव होगा। 2 जिंट x नेगेटिव है, तो एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, मॉडुलस कैसा आ गया, नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाता -1। मतलब -10 से लेके -1/3 तक ये टर्म पूरी ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो मिला के पॉजिटिव अपॉन सिंपलर वही टर्म, तो क्लियर उसका मॉडुलस 1 हो गया, तो ये बनता 1 dx। पर -1/3 से लेके 0 तक ये बन जाता -1 dx। तो इस क्वेश्चन में सारी कहानी एक्चुअली ये लिखना था। बाकी अगर देखो तो इसमें मैंने कंफ्यूज कैसे कर लिया कि मैं देखने में कई बच्चे इस क्वेश्चन में केवल इसलिए पैनिक हो गए होंगे कि यार ये तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा कि ये कितना ऑकवर्ड है। तो इसमें वो ये समझ नहीं पाया कि एग्जामिनर ने कुछ नया नहीं करना, इसकी लैंग्वेज को पढ़ के वहाँ पे ये बोल पाना कि मुझे जो बताया गया है उससे मैं इसको कैसे तोड़ूं, ये सारा मैजिक है। और उसके बाहर का आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नहीं आते। जितने मर्जी पिछले इतने सालों में जो बच्चे निकले, आई एम टेलिंग यू कि वो सभी इसलिए निकले क्योंकि उनको ये प्रोसेस समझ में आ गया कि हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल किसी भी तरह के नोट्स देख के कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अब देखते क्लिक करता है कि भाई सिंपल सी बात है, x को इन्फिनिटी डालो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो क्या करोगे इसमें, डिफरेंशिएट करोगे, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर
इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है, ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन में सारा बच्चा जो कचरा करता वो कैसे करता कि वो अब ये भूल जाता कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 होता है। सो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना है π/2, ये π/2 लिखा हुआ है। तो π/2 का स्क्वायर कितना हो गया, π/2 का स्क्वायर कितना हो गया π²/4। और ये सिंपल, अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन था। अपना बिहेवियर नोटिस करो, देखो मैंने कैसे फंसाया इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये बेकार है, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ गया π²/4। तो इस क्वेश्चन में मैंने फंसाया कैसे, मुझे पता था कि इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद ये गलती कर सकते हो कि हमें लगे कि यार ये तो फिर से करना पड़ेगा, तो नहीं करना था। अब इस क्वेश्चन में हमें टर्म गिवन थी 0 से, ये इजी था वैसे पर चलो कर लेते हैं। इसमें शायद ऑप्शन की गड़बड़ है तो इसको देखते हैं। मैंने इसको करा डिफरेंशिएट डायरेक्टली, में दिखता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यहाँ पे फॉर्म 0/0 वाली फॉर्म है। तो मैंने एक्स को इसमें पहले इसकी फॉर्म चेक करी। देखो नोटिस करो, मैं लिमिट का क्वेश्चन है, पहले क्या करूँगा फॉर्म चेक, वो मैंने करी। अब इसको डिफरेंशिएट करा, दिस वुड गिव अस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, टी की जगह कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, इंटू जी ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, दैट वुड बी 2 कोसेकेंट एक्स इंटू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ही कर लेते हैं इंटू कॉट एक्स और एक बाहर माइनस साइन। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2x, ये बना मेरा क्वेश्चन। अब जब इसमें वैल्यू, तो ये 2 और 2 तो हो गए कैंसिल। अब कोसेकेंट ऑफ साइन ऑफ π/4 कितना होता है 1/√2, साइन स्क्वायर π/4 कितना होगा 1/2, तो कोसेकेंट स्क्वायर π/4 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, ये 2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है g ऑफ 2, ये फिर से एक और 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4, तो ये आ गया -4 इंटू जी ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर विच इज g ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 2x, वो 2 तो खैर कैंसिल हो गया, ये आ गया π/4। तो यहाँ पे 16 आ रहा है एक्चुअली, -16/π इंटू g2 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो मैंने डी मार्क कराया है उसमें गड़बड़ है एक्चुअली, इसका ऑप्शन सी बन रहा है, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी बन रहा है। तो इसमें अपने नंबर, अगर मान लो इसका सी बनाया हो ना, तो अपने नंबर बढ़ा लेना, इसका ऑप्शन सी बनेगा। ये भी अच्छा था, इसमें भी शायद ऑप्शन में ट्रबल है, इसको देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने कैसे बताए हैं, कैसे डील करते हैं ग्राफिकली। मॉडुलस ऑफ x - 1 है, सिंपल सी बात, हमने बिल्कुल भोले वाले बन के ये बना दिया, ये 1 है। मॉडुलस ऑफ x - 2, ठीक है, हमने कहा ये लो मॉडुलस ऑफ x - 2, मॉडुलस ऑफ x - 3, मॉडुलस ऑफ x - 4 एंड सो ऑन। लास्ट में ऐसे मॉडुलस ऑफ x - n। अब इसमें नोटिस करो कि जब इसमें मिनिमम वाला ग्राफ बनाओगे तो क्या दिखता है कि वो मिनिमम वाला ग्राफ ये बना, सेम, और ये n+1 तक है, ये बना। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद इसमें 1 से 2, 2 से 3, फिर n-1 से लेके n तक, यहां तक मैंने एक बात नोटिस करी कि दीज ऑल आर एक्चुअली ट्राइंगल्स। ये सारे कैसे बन रहे हैं, ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इसको और इसको नोटिस करो, ये अलग है, ये दोनों अलग थे, इनको अलग से देखते हैं। तो ये 1 से 2, 2 से 3, n-1 से n, तो ये n-1 तो ट्राइंगल्स बने, कितने बने n-1। तो इन n-1 ट्राइंगल्स में अब एक बात नोटिस करो, हर ट्राइंगल का बेस कितना आ रहा है 1, इसकी हाइट निकाल लो। वैसे बाई सिमेट्री भी समझ में आता है कि इसकी हाइट हाफ आ जाएगी, सिमेट्रिकल ग्राफ है, कट कर रहे हैं, ये ऊपर कट कर रहे हैं 1 पे, तो ये हाफ पे आते, नहीं तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये लाइन है x - 1 वाली और ये लाइन है 2 - x वाली, इन दोनों को सॉल्व करो तो x निकाल लो पहले, वहाँ से x आ गया 3/2, x को 3/2 डालो तो ये हाइट आ जाती 1/2। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट मैंने करा, वो हाइट सिंपली हाइट आ गई 1/2, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ ऑफ बेस विच इज़ 1 इंटू 1/2, दैट इज़ 1/4।
ऐसे के n-1 ट्राइंगल्स हैं। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं? n-1। तो इन n-1 ट्राइंगल्स का एरिया कितना हो गया? n-1/4। ये एक ट्राइंगल रह गया और ये एक ट्राइंगल रह गया। अब ये ट्राइंगल अलग था, इसका एरिया कितना था? 1 और ये भी 1। इस ट्राइंगल का एरिया में ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका एरिया आ जाता हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये बन गया हाफ और ये भी हाफ, ये बनता है इसका आंसर एक्चुअली। तो ये आ गया n-1/4 + 1 विच इज n+3/4। तो इसका ऑप्शन सी था। इसका ऑप्शन अगर मैंने ए मार्क कराया हुआ तो उसमें गड़बड़ है, तो इसका ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन को भी करेक्ट कर लो, इसका ऑप्शन सी बनेगा। 13th क्वेश्चन ये जो इस वाले टेस्ट में डाला था, इसमें अगर आप लोगों ने अगर कहीं ऑप्शंस की और सही अगर आप लोगों ने सी करा हुआ है तो उसको ज़रूर करना सही और अपने मार्क्स बताना फिर से। इसमें भी गड़बड़ है इस वाले में ना, मतलब ये मैंने क्वेश्चन अभी करके देखा था। तो जब मैंने g(f'(x) निकालूंगा तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली। ये हो गया 1/√1 + g(x3) इंटू g'(x). ये बना, ये बनती टर्म। अब मुझे g'(x) निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। g'(x) कितना बना? वो आ गया 1 + sin of cos x पूरे का स्क्वायर इंटू cos x का डेरिवेटिव विच इज -sin x। ये बनी मेरे पास टर्म। अब जब मैं g'(π), अब मैंने x को डाला π/2, तो मुझे g' π/2 चाहिए। cos π/2 कितना होता है? 0। sin 0 कितना होता है? 0। तो 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 और ये आ गया -1। sin π/2 इज -1, तो g'(π/2 इज -1, तो ये -1 लिखा हुआ है। अब g(π/2 भी चाहिए मुझे। तो अब इस वाली टर्म में नोटिस करो कि g(x) में अगर x को π/2 डाल दो तो ये ऊपर वाली जो cos x की जो लिमिट है वो भी कितनी हो गई? cos π/2 वो हो गई विच इज 0। 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0, तो ये 0 है, तो ये -1/1, इसका आंसर -1 आ जाता है। तो इसका ऑप्शन एक्चुअली बी बन रहा है। इसमें इन 2-3 क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई। तो 14th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। इसका मैंने डी मार्क कराया हुआ है पर इसका ऑप्शन बी है, तो इसको भी करेक्ट करना। और ये ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको भी बोलने के बहुत सारे तरीके थे, पर इसमें मैंने करा क्या? डराया कि एक नई तरह की टर्म आ गई, डर जाओ। तो अगर नहीं डरोगे तो कुछ इतना बड़ा काम नहीं था। देखो, x जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो होता है x - gint(x). 0 से 1 तक gint(x) कितना है? 0। तो ये सिंपली x की पावर 0 था dx। फिर 1 से 2 तक ये था x - 1 की पावर 1 dx। फिर 2 से लेके 3 तक ये था x - 1 का होल स्क्वायर dx, x - 2 का। देखो 2 से 3 के बीच में वो कितना होता है? डायरेक्टली x - 2। अब अगर तो और अकल से सोचो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक था, तो ये जो था ना ये एक्चुअली x का ही इंटीग्रेशन था 0 से 1 तक। ऐसे ये जो था ये सिंपली x² का इंटीग्रेशन था 0 से 1 तक। नहीं तो ऐसे भी कर लो तो भी बेकार है। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? 1। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x²/2, उसमें x को 1 डाल दो तो वो आ गया 1/2। नेक्स्ट x³ का इंटीग्रेशन x³/3, उसमें 1 डाल दो वो आ गया 1/3। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। 1 + 1/2 + 1/3, 6/6 + 3/6 + 2/6, 6 + 3 9 + 2 11, 11/6 आंसर है। बट इसमें भी गड़बड़ है, इसका ऑप्शन बी है। मुझे लगता है ऑप्शन में मेरे से मैचिंग में कहीं कोई मिस्टेक हुई है, तो इसको ऑप्शन भी करेक्ट मार्क करना। इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगर मैंने इसका ऑप्शन गलत मार्क कराया तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी बी। 15th का ऑप्शन बनता बी। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। इसमें देखो, इसको देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि मुझे अब ये बनाने के लिए, अब अगर मान लो ये i है 0 से 1 e की पावर t और ये t+1 का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में इस टर्म को बनाने के लिए 2 तरीके थे एक्चुअली। एक तरीका ये था कि मैं ऐसे सोचूं कि मैंने i से a बनाना है एक तरीका था कि मैंने a से i पे जाना है। तो मैंने ये क्लास में भी कराया हुआ, ये कराया हुआ वैसे क्वेश्चन याद है कि सिंपली इसमें इसको सेकंड फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया। जैसे इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे 1 सेकंड में जो ये a वाली टर्म है वो डेवलप हो जाती, जो i वाली टर्म है। तो बस ये करना था, ये क्लास में कराया हुआ और डुएबल था।
ये भी कराया हुआ है, पर याद रखना कि इस क्वेश्चन में जो बच्चा गलती करता वो tan x को यहाँ पे t डालता और उसका भिड़ागर को जाता। ऐसा करते ही यहाँ पे इसकी लिमिट 0 से 0 आ जाती। यही ही गलती होनी थी। जो बच्चा यहाँ पे सबसे क्यूट आंसर गलत मार्क करता उसको ऑप्शन डी आता, वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हमें क्लियरिटी है कि यहाँ पे tan x को हम t पुट नहीं करा सकते थे। क्यों नहीं करा सकते थे? ये 0 से 4 पाई है, दिस इज secant square x dx होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan square x, बट वी वर अवेयर दैट कि tan x इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पहले हमने क्या करना था, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। तो ये बन जाता 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई, फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो बन गया 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई अंदर सेम, फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये आ जाता 8 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 secant square x dx अपॉन 2 प्लस tan square x। तो इस क्वेश्चन में सारी जो कहानी थी ना वो एक्चुअली यहाँ तक पहुँचने की थी। अब tan x को t डालो, अब ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में सारा जो जादू था वो इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाने का था। याद रखना ये बात हमने क्लास में भी करी है, मैंने टेस्ट में भी डाली, क्योंकि मुझे आई वॉन्ट कि ये बात हमें याद रहे कि जो हम लिमिट्स फटाफट पुट कर देते हैं ना, इस पे एग्जामिनर हमें किसी भी साल फंसाएंगे। जब फंसाएंगे तो वहाँ पे बच्चे गलत करेंगे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग चल रहे हैं, तो क्यों करेंगे गलत। अब इस क्वेश्चन में सारा जादू ये था कि यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा के साथ हमें ड्रामा कराया। अब जो एक्स स्क्वायर है, देखो जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, दिस वॉज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन है। जब मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा अगर सोचो मैं यहाँ से बाहर कॉमन ले लेता, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में हमें क्लियरिटी है साइन स्क्वायर अल्फा वाज अ कांस्टेंट। तो जब मैंने यहाँ पे इसको अंडर रूट के जब मैं बाहर लेता ना, तो ये बन जाता 0 से 1 dx अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने बाहर कॉमन लिया, तो बाहर कॉमन लेते ही वो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर आके अब की बार मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा बनता, और यहाँ पे आ गया सिंपली कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाते मेरी टर्म। तो अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो मेरी टर्म बन गई सिंपली 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा और साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन कोसेकेंट अल्फा विच इज एक्स साइन अल्फा, ये हो गया। तो मेरी टर्म ये बन गई 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा इंटू साथ में क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा, एक्स इंटू साइन अल्फा, और ये एक्स इंटू साइन अल्फा और 0 से 1, ये बन गई मेरी टर्म। अब जब x होगा 1, जब x होगा 1 तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा जब x है, अब की बार इस क्वेश्चन में जो x था वो था एक्चुअली पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। तो जब x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा तो जो इसमें सारा जादू था वो ये कि हमें क्लियरिटी है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा होगा वो अब की बार अल्फा नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो जिस बच्चे ने गलती करनी थी वो यहाँ करनी थी। को साइन इनवर्स साइन अल्फा का ग्राफ याद है, ये था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और ये था पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। इतने इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या आ जाता है, पाई माइनस एक्स। तो इसका जो अब की बार यहाँ पे x को 1 डाले जाने पे जो आंसर बनता वो आता पाई माइनस अल्फा। तो आता पाई माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय, और पाई माइनस अल्फा आता साथ में डिनोमिनेटर में क्या आता है एक्चुअली मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा। एक्चुअली पाई माइनस अल्फा का ना मॉडुलस नहीं आना चाहिए था। यहाँ जो न्यूमिनेटर में जो पाई माइनस अल्फा के साथ मॉडुलस लगा हुआ है ना, ये नहीं बन रहा। जो ऊपर जो पाई माइनस अल्फा के साथ मॉडुलस आ रहा है ये नहीं बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि जब हमने x को 0 डालना तब तो उसका आंसर 0 हो जाना है। साइन इनवर्स ऑफ x बाय कोसेकेंट अल्फा वो x साइन अल्फा हो गया, वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा, दैट वुड बी पाई माइनस अल्फा। अब इसमें जब अल्फा पाई बाय 2 से आगे है तो अपने आप ही एक्चुअली इसका आंसर आना पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्लियर है, सिंपली ये टर्म ये है। तो पाई माइनस अल्फा मॉडुलस यहाँ पे ऊपर वाले मॉडुलस को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं,
पाई बाय 2 से पाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। इस केस में जब ये ऊपर ऊपर नहीं आएगा मॉडुलस, इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, पूरा मॉडुलस लगा हुआ है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर लेकिन क्योंकि पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। पर ये पाई माइनस अल्फा एक्चुअली जब ये नहीं, इसका आंसर पॉजिटिव ही आना था। एक्चुअली तो मतलब ये टर्म पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में नेगेटिव है, तो एक्चुअली यहाँ पे मॉडुलस आना चाहिए। चलो इसको अलग से देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले मॉडुलस में क्या पॉइंट मिस हो गया। बट दिस वाज द ओनली पॉइंट जो कि मतलब डूएबल है, पर इस क्वेश्चन का सेंस एक्चुअली ये था, ये बेकार था। इसमें सिंपली 0 से लेके इतना सा ब्रेक करना था पाई बाय 4 तक, ये पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 तक। 0 से पाई बाय 4 तक tan x माइनस 1 कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये 1 माइनस tan x हो गया, और उसके बाद ये tan x माइनस 1 हो गया। इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था, केवल इंटीग्रेशन ही थी। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ secant x। ये क्यों दिया था, मॉडुलस में फंसाने के लिए दिया था। तो अब ये इसमें नोटिस करो कि मैं इस 2 की पावर 1 माइनस एक्स को अगर 2 अपॉन 2 की पावर x पढ़ लूँ, तो ये 2 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x हो गया, इसका मॉडुलस dx। 2 की पावर x तो चलो पॉजिटिव ही है, ये बन जाती है टर्म। 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन में सारी गेम क्या थी, इसको ऐसे पढ़ लेना, 2 की पावर 3x माइनस 2, ये बनी टर्म। इसका मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, वो डिनोमिनेटर में अलग से आ गया विच इज़ पॉजिटिव, तो उसको एज इट इज़ भी हम लिख लेंगे, तो कोई ट्रबल नहीं थी। तो अब इसके बाद अब क्या करते, अब डायरेक्टली तो कोई बात बन नहीं रही, तो इसमें एक्चुअली इसके मॉडुलस को ब्रेक करना काम था, पर 2 की पावर x को अगर t ले लेते तो 2 की पावर x dx हो जाता dt, तो मेरी टर्म बच जाती dx हो जाता dt अपॉन 2 की पावर x, तो डायरेक्टली टर्म बच जाती t क्यूब माइनस 2 अपॉन dx अपॉन दिस इज t स्क्वायर। अब केवल यहाँ पे इस लिमिट को ब्रेक करना था, तो ये 0 और ये 2 की पावर 0 इज़ 1 एंड 2 की पावर 1 इज़ 2। तो अब t क्यूब जो है वो 2 कब होगा, t क्यूब 2 होगा जब t बराबर होगा 2 की पावर 1/3 के। तो इस क्वेश्चन में इसके बाद केवल इस लिमिट को हमने ब्रेक करना था, 0 से लेके 2 की पावर 1/3 तक, फिर 2 की पावर 1/3 से लेके 1 तक, 2 की पावर 1/3 से लेके अब 2 की पावर 1/3 पर ये लिमिट ही अब की बार 1 से लेके 2 की पावर 1/3 तक, फिर 2 की पावर 1/3 से लेके 2 तक। इसको ब्रेक करना था 1 से लेके 2 की पावर 1/3 तक, ये टर्म नेगेटिव हो जाती, उसके बाद फिर 2 की पावर 1/3 से लेके 2 तक ये टर्म पॉजिटिव हो जाती एज इट इज। तो उसके बाद इंटीग्रेशन बेकार है, t³ माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर। इंटीग्रेशन सिंपल थी, पर इस क्वेश्चन में ये बात काम की थी। इसका भी आंसर बनाना, क्योंकि उसके बिना इसका सेंस नहीं बनेगा। 100% एक्चुअली था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें नोटिस करो कि मैंने क्लास में कराया हुआ था कि जो बच्चे ने इस क्वेश्चन में बड़ी कॉमनली गलत करना था ना, उसने क्या करना था, उसने tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x को पढ़ लेना था, सिंपली कन्वर्ट करके cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो जो बच्चा सबसे कॉमन मिस्टेक करता वो डायरेक्टली ये कहता कि ये π/2 का इंटीग्रेशन है -1 से लेके 3 तक, π/2 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन सिंपली वो इंटू 4 कर दो, तो उसका आंसर जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता वो 2π आता। ये गलती होती। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे फंसाते हैं, अगर बढ़िया क्वेश्चन पे फंसाएंगे। देखो जब x नेगेटिव होता है तो याद है कि cot इनवर्स की जो रेंज है, cot इनवर्स की जो रेंज है वो लाई करती है 0 से पाई। tan इनवर्स की रेंज कहाँ पे लाई करती है, -π/2 से π/2। तो जब यहाँ पे x नेगेटिव होता, तो ये टर्म नेगेटिव होती, तो tan इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर वुडेंट बी डायरेक्टली cot इनवर्स ऑफ x। हमें क्लियरली पता था कि उस केस में जो उसका जवाब बनता वो हम डायरेक्टली उसको cot इनवर्स नहीं बनाते। तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करना था -1 से 0 और फिर 0 से लेके 3 तक। -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव है, tan इनवर्स के अंदर जो समान जा रहा है वो नेगेटिव है, तो tan इनवर्स इसको जब x नेगेटिव है तो हमें क्लियरिटी है कि tan इनवर्स ऑफ -x वुड बी cot इनवर्स ऑफ x - π। ये बनाना था हमने।
तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग जो x -1 से 0 के बीच में, ये tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन x² + 1 माइनस पाई बनता, तो ये मिला के बन जाता π/2, माइनस पाई बन गया -π/2। तो मेरी टर्म इतने इंटरवल में बनती -π/2, उसके बाद बनती π/2, तो उसके बाद बेकार है। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में मेन काम था वो एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, डेफिनेट का नहीं था, पर इंटरेस्टिंग था। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, डूएबल है। इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली पहले इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। हमें sin² ऑफ sin x जो है वो बनाना था। तो अगर मान लो a, अगर इसमें अगर मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, दिस वुड बी π - x इंटू cos² ऑफ sin x। ये बनी टर्म, ये बनी टर्म। तो अब ये बनाने के बाद हमें क्लियरिटी है कि अब sin² ऑफ sin x तक अगर मैंने अगर जाना है, या cos² ऑफ sin x को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। मैंने इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी की नीड नहीं पड़ी। अगर मैं इसमें डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लूँ, चलो इसको छोड़ दो, नीचे देखो इसको अलग से। अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या सोचूं कि सिंपली दिस इज cos² थीटा को अगर मैं पढ़ लूँ 1 - sin² थीटा, तो a एक्चुअली 0 से लेके पाए तक x 0 से a वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करी, इस cos² थीटा को सिंपली पढ़ लिया 1 - sin² थीटा। क्यों पढ़ा? क्योंकि मुझे sin² थीटा चाहिए। देखो मैंने फटाफट देखा क्वेश्चन क्या चाहिए, तो ये बन गया 1 - sin² ऑफ sin x। ये बन गई टर्म, ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। तो ये क्या बन गया, 0 से पाए x dx माइनस 0 से पाए x इंटू sin² ऑफ sin x dx। अब क्या करो कि इसमें अब अप्लाई कर दो 0 से a वाली प्रॉपर्टी। x का तो इंटीग्रेशन सिंपली हो गया x²/2, वो तो हो गया सॉल्व। इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। देखो मेरे ख्याल से शायद कैंसिल ही ना हो जाए डायरेक्टली। 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, डायरेक्टली पाई टाइम्स ऑफ sin² x sin² sin x बन जाएगा, वही हमें चाहिए। पर ये इंटरेस्टिंग था, अगर मैंने क्लास में नहीं कराया तो उसको हाथ से निकालना साथ साथ। ये भी क्लास में कराया हुआ है। इसमें एक्चुअली उन्होंने LMV थ्योरम को 2 लेवल में ब्रेक करा। f' अगर 1 से 2 के बीच में, तो 1 अगर ये है, ये 2 है, ये 3 है, तो f' अगर वेरी कर रहा है, उसकी हाइट अगर वेरी कर रही है 1 से लेकर 2 के बीच में, तो मैक्सिमम उसकी जो हाइट है वो अगर 1 से 2 के बीच में अगर वेरी कर रही है, तो मैंने वैसे समझाने के लिए ऐसे बना ली। मान लो 1 से 3 के बीच में, 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वेरी कर रही है, जब x वेरी कर रहा है 1 से t के बीच में, और जो f1 है वो हमें गिवन है कि 1 है। तो जो इसका जो ग्राफ है, fx का जो ग्राफ होगा, ये मैं fx का ग्राफ बना रहा हूँ इन अ वे, वो अगर कम से कम बनाते तो यहाँ पे उसकी हाइट 1 होती। मिनिमम हाइट f' अगर मान लो 1 है, f' अगर कम से कम रहता तो 1 रहता, तो 3 पे जाके f' की हाइट कितनी हो जाती, 3 हो जाती, सिम नहीं 4 हो जाती। यहाँ पे 1 है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली 1 स्लोप पे मूव करके इसकी हाइट 4 हो जाती। और यहाँ से भी मिनिमम लो, 3 से 4 के बीच में उसकी हाइट अगर मान लो इसका स्लोप अगर 2 रहे, तो अगर 3 से 4 के बीच में इसका स्लोप अगर 2 होता, यहाँ पे हाइट इसकी 4 है, तो वहाँ पे इसकी 2 हाइट बढ़ के यहाँ पे इसकी हाइट 6 हो जाती। तो जो f4 की जो मिनिमम वैल्यू बनती, वो बनती ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये ट्रेपीजियम प्लस ये ट्रेपीजियम, वो सिंपल था। और f4 की जो मैक्सिमम वैल्यू बनती, देखो इसकी f' मैक्सिमम कितना है 2, मतलब जो स्लोप है ग्राफ का वो मैक्सिमम 2 है, तो 1 पे इसकी हाइट 1 है, तो जब 2 के हिसाब से चेंज करेगा तो इसमें 2 चेंज आने पे उसमें 4 का चेंज आएगा। f' 2 है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम हाइट बन जाती वो बन जाती 1 से 4 चेंज होके 5। फिर यहाँ पे 3 पे ये 2 का चेंज आया, तो यहाँ पे 2 का चेंज आता, यहाँ पे हाइट 1 है तो ये 3 होती, ये 3 है fx और ये 5 है। ऐसे ही आगे निकालना था। तो ये हमने क्लास में करा हुआ, पर लेकिन ये भी काम का था, ये भी काम का क्वेश्चन था। इसमें हमें देखो मैंने करा क्या, मैंने मिनिमम स्लोप लेके fx के बारे में सोचा और फिर मैक्सिमम स्लोप लेके fx के बारे में सोचा। इसी को हम LMV थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर ग्राफिकली हो जाता, तो इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन। तो चलो ये थी डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट कंप्लीटली। इसमें जो जो क्वेश्चन में ब्लॉक हुए उसको नोटिस करो कि कहाँ पे फंसे, और अब नेक्स्ट टेस्ट इसके बाद बिल्कुल कैलकुलस पे अपना होल्ड बनाओ, वही काम है। चलो इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक।